तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और डरावनी वीरान जगह से, जहां काले अंधेरे कमरे में से एक लड़की जोर जोरों से चिल्ला रही होती है। फिर अचानक डरावने कपड़ों में और हाथों में काले ग्लव्स पहने एक आदमी आता है जो पूरी तरह से साइको होता है। वो धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलता है जहां पर उसने एक लड़की को बिस्तर पर लेटाकर उसके हाथ और पैर बांध कर रखे हैं और बिना कुछ बोले उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। वो उस लड़की का शरीर अजीब तरीके से एक गुप्त स्थान पर छिपा देता है, मानो उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हो। फिर उसके दूसरे दिन सुबह पुलिस को एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है जिसमें एक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें इस भयानक घटना की जानकारी देती है, और पुलिस ये सुनकर वहां पर पहुंचकर तुरंत जांच शुरू करती है। और इसी के साथ हमें यह कहानी और एक नए सीन की तरफ ले जाती है जहां हमें यह देखने मिलता है कि गौतम, जो इस कहानी का हीरो है, वो भी इसी शहर में रहता है, लेकिन वह देख नहीं सकता क्योंकि वो अंधा है। और गौतम को एक दामिनी नाम की लड़की का रेडियो जॉकी सुनना बहुत पसंद था। वो अक्सर अकेले बैठ के दामिनी को रेडियो पर सुना करता था, मानो उसे दामिनी की आवाज में कुछ खास महसूस होता हो जो सुनकर उसके हर शब्द दिल में उतर जाते थे। और इसी तरह उसे धीरे धीरे दामिनी से प्यार हो जाता है, लेकिन यह प्यार एक तरफा था। गौतम उसे सुनते सुनते ये भी पता कर लेता था कि दामिनी कब कहाँ जाती है और क्या करती है, क्योंकि वो उसका शो सुनकर हर बात समझ जाता था। और फिर एक दिन वो उसके दोस्त को उसके पीछे भेजता है जिसे उसे ये पता चलता है कि दामिनी एक शादी में जाने वाली है। और ये सुनकर गौतम बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वो भी वहां पहुंच जाता है और वहां पर वो उसे गाना गाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वो उसे प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। लेकिन गौतम के लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी उसे एक चुनौती देती है और कहती है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो कल मेरे रेडियो शो में मेरे द्वारा दिए गए हिंट से पता लगाकर मुझसे सही जगह पर मिलने आ जाना। अगर तुम वहां पहुंचे तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से दामिनी का रेडियो शो सुनता है और दामिनी भी शो में बड़ी सावधानी से हिंट देती है जो गौतम आसानी से समझ लेता है। और रात के समय में दामिनी अकेली रेलवे स्टेशन पर गौतम का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा। लेकिन वक्त बीतता जाता है, लेकिन गौतम कहीं नजर नहीं आता। अब धीरे धीरे स्टेशन पर सन्नाटा छाने लगता है। फिर अचानक स्टेशन के अंधेरे में वही साइको किलर आ जाता है, पर दामिनी चौकन्नी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, साइको किलर उसके चेहरे पर स्प्रे मार के उसे बेहोश कर देता है। और बेहोशी के समय में दामिनी गौतम को स्टेशन पर आते देख लेती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है, मानो उसे यकीन हो कि गौतम उसे बचाने आ गया हो। गौतम, जो दामिनी के परफ्यूम की खुशबू पहचानता है, उसकी ओर आवाज लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता है। लेकिन कातिल बहुत शातिर है। वह दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर बड़े ही आराम से गौतम के सामने से निकल जाता है। लेकिन गौतम को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और जो हुआ उसके बारे में बताते हुए कहता है कि दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है। वहीं दूसरी ओर साइको किलर दामिनी को वहीं अंधेरी और सुनसान जगह पर ले आता है जहां वो हर लड़की को उठा ले आता था। फिर वो दामिनी के हाथ पैर बांध देता है और जैसे ही वह उसके अंग काटने की तैयारी करता है, वह देखता है कि दामिनी के चेहरे पर किसी प्रकार का डर नहीं है, बल्कि दामिनी तो मुस्कुरा रही थी। लेकिन किलर के लिए यह काफी चौंकाने वाला सीन था। वह गुस्से में पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम हंस क्यों रही हो? दामिनी शांत होकर बोलती है, आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। अगर मैं तब तक गौतम तक नहीं पहुंची तो वो मुझे कुछ भी करके ढूंढ निकालेगा, फिर चाहे मैं कहीं पर भी हूं। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन गौतम मुझे ढूंढ लेगा। किलर उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर उसकी मुस्कान और उसके चैलेंज को स्वीकार करके वो भी बोलता है, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे इस खेल में शामिल हो जाता हूँ। देखते हैं गौतम तुम्हें कैसे बचाता है। ये बोल के वह बाहर जाता है और एक प्रोस्टिट्यूट को बेहोश करके वहां लाता है। दामिनी की जगह उसके हाथ पैर बांधकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और अपनी पूरी योजना को सटीकता से आगे बढ़ाता है। किलर दामिनी से कहता है, जब गौतम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तब मैं उसका सिर काटकर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सिर काटकर उसके हाथ में रख दूंगा। ये मेरा खेल होगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को सड़क पर फेंक देता है। जल्दी ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और बॉडी की जांच शुरू होती है। पुलिस ऑफिसर मुथु कमिश्नर को बताता है कि दामिनी के पिता ने पुष्टि की है कि यह बॉडी दामिनी की नहीं है। तभी गौतम वहां आता है और बॉडी की स्मेल से वह भी समझ जाता है और गौतम थोड़ी राहत महसूस करके बोलता है कि यह दामिनी नहीं है। वह तुरंत सुशीला नाम की साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। सुशीला कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, यह तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक जिस भी लड़की को किलर ने किडनैप किया है वो कभी जिंदा नहीं लौटी, वो सभी मारी जा चुकी हैं। लेकिन गौतम के सवालों से साइकेट्रिस्ट सुशीला कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और गंभीरता से कहती है,
दामिनी के केस में कुछ अलग है और शायद इसलिए वो अब तक जिंदा हो। आगे वो गौतम को हौसला देते हुए ये भी कहती है कि सुनो गौतम, 1.5 साल से पुलिस उस किलर के पीछे पड़ी है मगर अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई, लेकिन हो सकता है इस बार तुम उसे पकड़ सको। सुशीला की बातों से थोड़ा हौसला पाकर गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। तभी वहां मौजूद अकबर नाम का एक कांस्टेबल गौतम को बताता है कमला नाम की एक पूर्व पुलिस अधिकारी इस केस पर काम कर चुकी थी, तो शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर गौतम पूर्व पुलिस अधिकारी कमला के घर का पता निकालता है और फौरन उसके घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वह कमला को दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है। उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि शायद कमला उसे किलर को पकड़ने का कोई सुराग दे सके, लेकिन कमला उसे यहाँ आने के लिए मना कर देती है, साथ ही उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे। इसके बाद से वो व्हील चेयर के हवाले हो गई थी। इससे गुस्सा होकर गौतम उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला आता है। दूसरी तरफ पुलिस उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर वहां की एक औरत से पूछताछ करने लगती है। औरत बताती है, कल रात रानी ने मुझे फोन किया था। वो बता रही थी कि एक कस्टमर उसे लेने आया है। वो उसे एक महंगी गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। दिखने में भी वो काफी अच्छा लग रहा था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच होगी और उसके पास 1 या 2 लग्जरी कारें भी हो सकती हैं। उसी रात कमला अपनी मां के साथ गौतम के घर पहुंचती है। कमला ने अब फैसला कर लिया था कि वह गौतम की मदद करेगी और इस बार किसी भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। वह गौतम से कहती है, सुनो गौतम, सबसे पहले तो हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी जो फिलहाल सीआईडी के पास है। मुझे पता है कि सबूत और डिटेल्स उन्होंने कहाँ रखे होंगे, क्योंकि 1.5 साल पहले मैं खुद इस केस पर काम कर रही थी। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है और जैसे ही गौतम अलमारी खोलने ही वाला होता है, एक आदमी अचानक पीछे से गौतम को पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है, क्योंकि तभी पुलिस ऑफिसर मुथु वहां पर आया होता है जो अपनी घर की चाबी भूल गया था और वो वापस उसे लेने ऑफिस में आया था। फिर मुथु को शक होता है कि कोई तो वहां पर है, पर जब वो वहां पर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। फिर मुथु वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान और कोई नहीं, कांस्टेबल अकबर ही था और उसने ही गौतम को छुपा दिया था। फिर अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी डिटेल के पेपर्स की जेरोक्स कॉपी उसे दे देता है। फिर गौतम सभी डिटेल्स को घर लाकर कमला को देता है और जब कमला उन कागजातों को स्टडी करती है तो उसे एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि अब तक कुल 14 लड़कियां गायब हुई हैं। इनमें से 4 प्रोस्टिट्यूट हैं, जबकि बाकी सभी लड़कियां अपनी फील्ड में बेहद सक्सेसफुल थीं और सभी का किडनैप दिन दहाड़े सड़क पर हुआ है। लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि लड़कियों को आखिर कौन ले जाता है। फिर गौतम पुलिस टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर जाकर उनके परिजनों से पूछताछ करता है, लेकिन सभी का यही कहना था कि उनकी बच्ची घर लौटते वक्त रास्ते से अचानक गायब हो गई थी। अब ये सब सुनने के बाद गौतम हर उस जगह का पता लगाता है जहां उन सारी लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। जब वो सारी जगह पर जाके देखता है तब उसे इन सब क्राइम में एक अजीब पैटर्न नजर आती है और वो है हर क्राइम सीन के पास एक डस्टबिन। गौतम और कमला इस कॉमन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि जब लड़कियां घर लौट रही थीं तो डस्टबिन के पास उन्होंने ऐसा कुछ तो जरूर देखा होगा जिससे उनका ध्यान भटका होगा और वो रुक गई होगी। फिर गौतम और कमला वहां खेल रहे बच्चों से पूछताछ करते हैं और उसमें से एक बच्चा उन्हें बताता है कि हमने रूपा दीदी के हाथ में एक छोटा डॉगी देखा था। इस बात से गौतम और कमला अनुमान लगाते हैं कि किलर पहले एक प्यारा पप्पी खरीदता होगा और उसे डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़कियां उस प्यारे डॉगी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होंगी तब किलर पास आकर कहता होगा, ये डॉगी मेरा है, प्लीज इसे मुझे दे दो। और जैसे ही लड़कियां उस प्यारे पप्पी को लेकर उसके पास जाती होंगी तभी वह किलर किसी तरह उन लड़कियों को बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। कमला और गौतम अब जानते हैं कि किलर किस ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो समझ जाते हैं कि किलर अगले दिन भी इसी पैटर्न से एक नई लड़की को किडनैप करेगा। फिर अगले दिन किडनैपर अपनी पुरानी योजना के अनुसार एक नई लड़की को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। दरअसल कमला और गौतम ने पहले ही उसकी चाल को भांप लिया था और उस जगह निगरानी रखी थी। किलर नाराज होकर प्रतिक्रिया स्वरूप एक और लड़की की बॉडी को गौतम के घर के बाहर छोड़ देता है और साथ में एक नोट भी भेजता है जिस पर लिखा होता है, एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम जैसे ही उस लड़की के शरीर के पास जाता है उसे एक अजीब सी महक महसूस होती है। वह तुरंत राजनायकम से कहता है कि वह एक सफेद और एक काले पिग सुअर को लेकर आए। राजनायकम ऐसा ही करता है और जब दोनों पिग गौतम के सामने लाए जाते हैं तो गौतम कमला से कहता है, इस लड़की की बॉडी से वही सफेद पिग वाली महक आ रही है जो पिछली मरी हुई प्रोस्टिट्यूट के शरीर से भी आई थी। गौतम और कमला तुरंत एक एक करके सभी पिग फार्म का दौरा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई फार्म मालिक नहीं मिलता
जो किलर के हुलिये से मेल खाता हो। इस बीच मुथु को यह जानकारी मिल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म में जांच कर रहे हैं, क्योंकि उसने पहले ही एक आदमी को गौतम की हरकतों पर नजर रखने के लिए लगाया था। मुथु भी उसी पिग फार्म पर जाता है और कोइंसिडेंस से वही फार्म किलर का होता है जिसे वो सभी लोग अब तक ढूंढ रहे थे। पुलिस को अचानक अपने फार्म पर देखकर किलर घबरा जाता है और मुथु को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुथु उसी कमरे में कैद है जहां किलर अपने सभी अपराधों को अंजाम दिया करता था। जब किलर वहां नहीं होता तब दामिनी मुथु को होश में लाकर उससे कहती है, यहाँ से भागने का यही सही मौका है, हमें निकलना होगा। लेकिन मुथु की हालत बिगड़ रही होती है और जब दामिनी उसे भागने के लिए कहती है तब वह बेहोश हालत में कहता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और तभी वहां साइको किलर आता है और मुथु को भयानक तरीके से मार डालता है। और उधर गौतम और उसकी टीम ने सभी पिग फार्म्स की जांच कर ली होती है, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कमला को अब भी यकीन था कि किलर इन्हीं में से किसी फार्म में छिपा है। सबूत न मिलने पर गौतम बहुत निराश हो जाता है और फैसला करता है कि वह आज रात अकेला घर पर रहेगा। थोड़ी देर बाद किलर की गाड़ी गौतम के घर के पास आ जाती है। गौतम तुरंत समझ जाता है कि यह किलर ही है, इसलिए वह जानबूझकर घर से बाहर निकलता है और हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर किलर की गाड़ी के पास जाता है। और इस दौरान दूर खड़ा राजनायकम किलर की गाड़ी का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच एक लंबी और तेज रफ्तार चेज होती है, लेकिन दुर्भाग्य से किलर राजनायकम को भी भयानक और बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर किलर राजनायकम के फोन से गौतम को कॉल करता है और धमकी देता है और कहता है, मैं दामिनी को उसके जन्मदिन पर मार डालूंगा। फिर अगले दिन गौतम को राजनायकम की मौत की खबर मिलती है और यह सुनकर वह टूट जाता है, क्योंकि राजनायकम सिर्फ उसकी आंखें नहीं बनता था बल्कि उसका सच्चा दोस्त भी था। फिर पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर गौतम को राजनायकम का सामान देते हुए गौतम को एक डरावनी बात बताते हैं कि किलर उसकी दाहिनी हाथ की छोटी उंगली काटकर अपने साथ ले गया है। ये सब देखकर गौतम टूट जाता है। वह कमला और उसकी माँ से कहता है, अब मैं और किलर के पीछे नहीं भाग सकता। इस पर कमला बहुत नाराज हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी थी तो मुझे क्यों निकाला इस अंधेरे से, क्यों उम्मीद दी? ये मेरी गलती थी जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो मैं ये केस अकेले ही सॉल्व कर लेती। कमला की इस बात पर गौतम चौंक जाता है और दोनों कॉलेज की उस घटना की जांच करने का फैसला करते हैं जहां कमला 1.5 साल पहले एक केस के सिलसिले में आई थी। दरअसल वहां एक स्टूडेंट की हत्या हुई थी और उसी केस के दौरान कमला आई थी। जब वे कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं तो उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है जो वीडियो में प्रिंसिपल के बगल में बैठा हुआ है। गौतम और कमला तुरंत प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं, ये कौन व्यक्ति है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है? प्रिंसिपल गौतम और कमला को बताते हैं कि वह व्यक्ति कौन था यह उन्हें नहीं पता, लेकिन वह आदमी लेफ्ट हैंडेड था। उसने पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था और पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी जेब में ही था। यह जानकारी सुनकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से क्लिक करती है। वह तुरंत राजनायकम के सामान की जांच करता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि किलर की दाहिनी हाथ की छोटी उंगली नहीं है। यह वह सुराग था जो राजनायकम ने गौतम के लिए छोड़ा था। जब किलर गौतम के घर आया था तब गौतम ने उसकी गाड़ी का माप भी लिया था। इसी माप के आधार पर वह अलग अलग कार कंपनियों से पूछताछ करता है और उसे एक कार कंपनी बताती है कि एक आदमी जिसका नाम अंगुलीमाल है वो इस गाड़ी का मालिक है और अंगुलीमाल के पास एक होटल और एक पिग फार्म भी है। फिर गौतम और कमला अंगुलीमाल का पता लगाकर उसी पिग फार्म पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि अंगुलीमाल बाहर गया हुआ है। इस मौके का फायदा उठाते हुए गौतम उसके ऑफिस की तलाशी लेता है और वहां उसे एक मैप मिलता है। वह तुरंत मैप को कमला के पास ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दामिनी को एक बंद कोठरी में देखते हैं। वहां उसे एक औरत दिखती है जो सालों से कैद है। दामिनी के पूछने पर वह अपना नाम रेचल बताती है। रेचल अंगुलीमाल की टीचर थी जिसने बचपन में उसे सजा दी थी और अब अंगुलीमाल उससे बदला ले रहा है। और वहां दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके इसे गौतम के लिए आसान बना देती है। गौतम और कमला इस मैप के आधार पर दामिनी को बचाने की योजना बनाते हैं। अंगुलीमाल दामिनी को एक जगह लाकर कुर्सी पर बैठा देता है जहां उसकी टीचर रेचल भी मौजूद होती है। वह अपने बचपन की सजा की घटना को रिक्रिएट करता है जब रेचल ने उसे गलत हरकतों के लिए सजा दी थी। अंगुलीमाल टीचर से माफी मांगने का नाटक करता है, लेकिन असल में वह दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान गौतम और कमला उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर पहुंचते ही अलार्म बजने लगता है। अंगुलीमाल जब गौतम को मारने की कोशिश करता है तभी इलाके में पावर कट हो जाता है जो कमला की मां की योजना का हिस्सा था। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गौतम उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है और उसे जंजीरों से बांध देता है। गौतम दामिनी को बचाकर वहां से निकलने लगता है। अंगुलीमाल चिल्लाता है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। दामिनी उसकी चाबी फेंक देती है, लेकिन रेचल वह चाबी निगल लेती है। अंगुलीमाल उसका पेट फाड़कर खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन जब तक वह बाहर आता गौतम, दामिनी और कमला वहां से जा चुके होते हैं। और अगले दिन
दामिनी का इंटरव्यू मीडिया के सामने होता है, जहां वह बताती है, मैंने उस आदमी में कोई साइको किलर नहीं देखा, मुझे उसमें एक अकेला बच्चा दिखा जिसे सभी ने छोड़ दिया था। अगर उसे बचपन में ही प्यार मिला होता तो शायद वह कभी किलर नहीं बनता। और यह इंटरव्यू अंगुलीमाल भी देखता है और उसे महसूस होता है कि पहली बार किसी ने उसे समझा और प्यार की नजरों से देखा है। फिर वो अपनी गलती स्वीकारते हुए पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है, जहां इसके साथ हमें यह संदेश मिलता है कि किलर का अतीत और समाज का उसके साथ व्यवहार ही उसकी मानसिकता को अलग आकार देता है। तो बस ये था इस पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने इस मूवी को देखा है, और अगर आप ऐसी ही और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट में वो भी बता देना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे।